नमस्कार, मैं हूं शिवम यादव। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे इस खास कार्यक्रम में। आज मैं आपको जिस खबर के बारे में बताने वाला हूं वो क्रिकेट से जुड़ी हुई है। विश्व कप चल रहा है इन दिनों। विश्व कप में भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इस पूरे विश्व कप के पीछे, क्रिकेट के खेल के पीछे कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमाया है, ये मैं आपको इस कार्यक्रम में आज बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि अमित शाह, जिनके बेटे जय शाह इस समय हुकूमत कर रहे हैं बीसीसीआई पर, उनका पूरा तंत्र कैसे काम करता है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस तंत्र से किसको कितना फायदा हो रहा है, और मैं आपको यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे जो युवा क्रिकेट देखते हैं उनके मन मस्तिष्क में इस क्रिकेट के जरिए अपनी बात पहुंचाने की कोशिश हो रही है। मैं अपना कार्यक्रम शुरू करूं। ये दरअसल 2-3 कड़ी का कार्यक्रम होगा। पहली कड़ी में आज मैं आपको एक भूमिका के तौर पर यह बताने की कोशिश करूंगा कि अमित शाह ने कैसे इस बेहद पैसे वाले खेल को अपने कब्जे में लिया है। 18वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद के साथ क्रिकेट भारतीय तटों पर पहुंचा था, और इसके बाद ये एक शहरी मध्यम वर्ग का खेल बन गया, और आज के दौर में ये बड़े पैमाने पर खेल उद्योग में विकसित हो चुका है। ये खेल व्यापक क्षेत्रीय और वर्ग भेद वाले खिलाड़ियों और दर्शकों को आकर्षित करता है, जो इसे आधुनिक भारत की सबसे गतिशील घटनाओं में से एक बनाता है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के आंकड़े कहते हैं कि 2018 में लगभग 71.5 करोड़ दर्शकों ने टेलीविजन पर क्रिकेट देखा। वो देश के 76.6 करोड़ खेल दर्शकों का 90% से ज्यादा है। क्रिकेट के लिए टेलीविजन दर्शक, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अन्य सभी पूर्ण सदस्यों की कुल आबादी से ज्यादा है और संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या से दोगुना है। बीसीसीआई की वित्तीय ताकत के पीछे जो प्रेरक शक्ति है वो यही है। मैं आज आपको कुछ आंकड़े बताने की कोशिश करूंगा, कुछ घटनाएं बताने की कोशिश करूंगा। 9 मार्च को वाटर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में कुछ घंटे पहले नरेंद्र मोदी अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचे। स्टेडियम में जब वो पहुंचे तो मोदी मोदी के नारे लगने लगे। दोनों ने एक सुनहरे रथ के आकार की गोल्फ कार्ट में मैदान के चारों ओर हाथ हिलाते हुए एक चक्कर लगाया। वो एक मंच पर बैठे और उन्होंने डांस देखा, प्रदर्शन देखा। उन्होंने अपने अपने कप्तानों को टोपियां भेंट की और खिलाड़ियों के हाथ मिलाने के बाद वो एक किनारे पर बैठकर मैच का लुत्फ लेने लगे। ये आयोजन सामान्य क्रिकेट मैच के बजाय एक राजनीतिक रैली जैसा आपको लग सकता है। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड में एक टिप्पणीकार ने लिखा कि जैसा कि स्टेडियम के चारों ओर लगे बेशुमार बैनर साफ करते हैं कि इस वक्त राजनीतिक नेता उनके मनोरंजन के लिए जुटे मामूली क्रिकेटरों की तुलना में बहुत बड़ी बात है। शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि मोदी और अल्बनीज के लिए मैदान खाली रखने के वास्ते टीमों को वार्म अप के लिए भी नेट पर ठूंस दिया गया हो। गुजराती अखबार दिव्य भास्कर ने बताया कि उस दिन के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने लगभग सभी 80,000 टिकट खरीद लिए थे। यह भी एक हकीकत है। इस मौके पर क्रिकेट जगत की सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली संस्था बीसीसीआई के सचिव जय शाह भी मौजूद थे। ये जनाब जिनको आप देख, इस शीर्ष पद पर शाह क्रिकेट को लेकर बेहद जरूरी तजुर्बे या हुनर के चलते नहीं, बल्कि भारत के दूसरे सबसे पावरफुल शख्स केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे होने की वजह से पहुंचे हैं। आज की तारीख में बीसीसीआई में युवा शाह मोदी, बीजेपी और भारत सरकार के लिए बैटिंग कर रहे हैं। कुछ वक्त पहले तक वो अपने पिता की छाया में छिपे रहते थे, लेकिन इस साल वो कार्यक्रमों में सबसे आगे हैं और केंद्र में रहे हैं। उन्होंने मोदी की तस्वीर भी भेंट की। ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम को पुराने मोटेरा स्टेडियम की जगह बनाया गया है, जिसे 2015 में ध्वस्त कर दिया गया था। ये बहुत बड़ा और शानदार स्टेडियम था। इसके उत्तरी हिस्से में एक नदी बहती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। हालांकि इसकी क्षमता को लेकर कोई साफ जानकारी अभी तक नहीं है, और स्टेडियम के एक छोर पर लगी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के बोर्ड पर इनकी बैठने की जो क्षमता है वो 1,10,000 लोगों की बताई गई, जबकि दूसरे बोर्ड पर इसमें जो बैठने की क्षमता है वो 1,30,000 बताई गई। लेकिन ये स्टेडियम महज एक खेल का मैदान नहीं, ये एक व्यापक राजनीतिक परियोजना का मंच भी है, जिसमें सब कुछ तबाह करके मोदी की छवि में फिर से उनका निर्माण किया जाता है। ये सब बातें हो सकता है कि आपको एक तरफा झुकी हुई लगे, लेकिन ये सच्चाई है, आपको समझ आएगी। 9 मार्च को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच के कुछ घंटे पहले, यानी इसी साल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज ने जब इस मैदान में एंट्री की तो ये लगा कि कोई रैली होने वाली है। मोदी को गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन जेसीए का अध्यक्ष चुना गया, और तब अमित शाह उस वक्त उपाध्यक्ष बने थे। और उसी साल
जय शाह को जेसीए से संबंध केंद्रीय क्रिकेट बोर्ड अहमदाबाद के कार्यकारी बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। ये उन दिनों की बात है जब मोदी का उदय हो रहा था और वो मुख्यमंत्री के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर रहे थे। उनके पहले कार्यकाल में 2002 की सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। मरने वालों में ज्यादातर मुसलमान थे। अमित शाह तब भी उनके सिपहसालार हुआ करते थे। बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने इस बारे में बताया है, अपने नाम न छापने की शर्त पर, बताने की शर्त पर, कि जब मोदी जेसीए के अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने मोटेरा स्टेडियम पर खर्च किए गए पैसे के बारे में पूछा था। जब उन्हें पता चला कि मैदान का उपयोग लगभग 20 दिनों के क्रिकेट के लिए किया गया था, तो अधिकारी ने याद करते हुए कहा कि इस पर मोदी बोले थे कि इसका उपयोग दूसरे उद्देश्यों और अन्य खेलों के लिए भी किया जाना चाहिए। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में अमित शाह ने जीसीए का अध्यक्ष पद संभाला और उस समय तक जय शाह निकाय के संयुक्त सचिव नियुक्त हो गए थे। फरवरी 2020 तक 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्टेडियम को दोबारा बनाया गया। नए स्टेडियम में आयोजित पहला खेल कार्यक्रम से संबंधित नहीं था। इसमें 24 फरवरी 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान में आयोजित नमस्ते ट्रंप रैली की मेजबानी की गई थी और भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच भी रैली में खचाखच भीड़ थी। अगले साल स्टेडियम का नाम मोदी के नाम पर रख दिया गया और जीसीए के एक पूर्व अधिकारी ने ये कहा उस वक्त कि बुनियादी बात पेशेवर रूप से क्रिकेट करना है, लेकिन अब आप इस तरह के काम कर रहे हैं जैसे कोई पॉलिटिकल मंच हो ये मैदान। वो मैच से पहले मोदी अल्बनीज के इस ध्यान भटकाने वाले आयोजन से खफा थे, नाराज थे और उन्होंने कहा था कि बीसीसीआई को अब इवेंट आयोजित करने की कोशिश करनी चाहिए, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनना चाहिए। फिर खिलाड़ी आएंगे और वो मंच पर नाच करेंगे और एम्पायर इस पर फैसला करेंगे। ये बात कई दबे स्वर में कई खिलाड़ियों ने कही। नरेंद्र मोदी स्टेडियम ने पिछले 3 सालों में भारतीय क्रिकेट में सबसे महत्वपूर्ण मैचों की मेजबानी की है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये प्लानिंग का हिस्सा है, जिसमें फरवरी और मार्च 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट और 5 T20 भी शामिल थे। कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद भारत में पहला क्रिकेट दौरा था ये, और उस साल इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल की मेजबानी भी इसी मैदान में हुई। आईसीसी पुरुष विश्व कप शुरू हो रहा था और जय शाह के नेतृत्व में बीसीसीआई ने यह तय किया कि सबसे बड़े मैच इसी स्टेडियम में होंगे, चाहे वो 5 अक्टूबर को उद्घाटन मैच हो, 19 नवंबर का फाइनल हो। यहाँ होने वाले मैचों के टिकट भी बड़े महंगे होने वाले थे और हैं भी, जैसे कि 14 अक्टूबर को जब भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, वो भी बड़ा महंगा बिका। विश्व कप के बाद स्टेडियम, जिसे अब सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, उसके पड़ोसी शहरों जैसे अहमदाबाद और गांधीनगर ने 2036 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए दावेदार होने की उम्मीद भी जताई है। और मोटेरा और नरेंद्र मोदी स्टेडियम गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत होता है। इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? जय शाह के फादर, पिताजी अमित शाह, जो गृह मंत्री हैं देश के। यह स्टेडियम मोदी शाह की बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और ये आज भारतीय क्रिकेट के प्रशासन के लिए एक उपयुक्त मिसाल है। ज्यादातर टिप्पणीकारों ने इसकी भव्यता, इसके नीले, नारंगी और पीले रंग, इसके विशाल आउटफील्ड, इसके 4 विशाल ड्रेसिंग रूम, हरे रंग की इमारत के रूप में इसकी रेटिंग और आधे घंटे में इसके खाली हो जाने के तरीके पर अचंभा भी व्यक्त किया। जब तक आप गेट नंबर 2 नहीं पा पाते तब तक सब कुछ चमकदार और शानदार रहता है। गेट नंबर 2 से ये पता चलता है, वहाँ पर स्टेडियम में आना जाना होता है और इसके पास इस साल के लिए किसी आईपीएल मैच का 2000 रुपए का टिकट वहाँ आपको कोई खड़ा हुआ मिल जाता है। गेट से होकर आश्रम रोड से स्टेडियम तक का रास्ता लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है और बहुत ही संकरा रास्ता है ये। दोनों को विशेष जीसीए क्लब हाउस में घूमने से वहाँ पर रोक दिया जाता है। हाउसिंग कॉलोनी के नाले और दूसरी तरफ दीवारों और बैरिकेड्स के बीच घेरा बनाया जाता है और मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर बच्चों को गेट नंबर 2 की ओर से निकालने की कोशिश होती है। उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है क्योंकि चारों तरफ लोग होते हैं। क्लैस्ट्रोफोबिया बीमारी होती है, उसकी वजह से कई दर्शकों को बड़ी परेशानी होती है। भगदड़ की स्थिति में उनको बड़ा डर लगता है और विश्व कप में भी इस तरह के हालात कई बार देखने को मिले। इसी के पास एक गेट नंबर 1 है जो महंगे स्टैंड और 76 फैंसी कॉर्पोरेट बॉक्सों के लिए जो स्टेडियम में प्रवेश होता है वो इसी रैंप से होता है और ये पैदल दूरी पे है। जीसीए का कहना है कि 2 रैंप कुछ ही समय में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को स्टेडियम से बाहर निकाल सकते हैं। ये रैंप जो बनाए गए, इस पूरे इलाके में, इस पूरे स्टेडियम को खाली करने में एक बड़ा समय लगता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो दर्शक आते हैं, कुछ दर्शक तो कहते हैं कि वो यहाँ तो दोबारा नहीं आने चाहते। भारतीय क्रिकेट जिसे
विश्व कप के दौरान टीवी पर लगातार देखा जा रहा है और हजारों करोड़ लोग देख रहे हैं, ये भारतीय क्रिकेट चकाचौंध एक जाल में फंस गया है। ये भ्रष्टाचार में डूबा अपनी 2 सबसे प्रचारित संरक्षित संपत्तियों यानी भारतीय पुरुष टीम और आईपीएल के अलावा बीसीसीआई के पैसे का उचित हिसाब अभी तक नहीं है। हालांकि सत्ता के शीर्ष से इसका सबसे गहरा संबंध है, लेकिन उम्र और लिंग के आधार पर घरेलू खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार और शोषण के चलते भीतर से ये खोखला हो गया है। इसका प्रशंसक आधार और विशाल टेलीविजन दर्शक इसे पैसा और प्रभाव देते हैं, लेकिन बीसीसीआई ने औसत प्रशंसक को विश्व क्रिकेट का सबसे खराब दर्शक अनुभव देना अभी भी जारी रखा हुआ है। 1.5 दशक में अर्जित की गई अपनी संपत्ति के नशे में भारतीय जनता पार्टी शासन के साथ उसकी करीबी की नई ताकत के साथ बीसीसीआई अपनी जड़ों में पड़े तेजाब पर कोई ध्यान देना नहीं चाहता। यानी आने वाले वक्त में ये क्रिकेट को खत्म कर देगा, इसके बारे में बीसीसीआई ध्यान नहीं दे रहा है। बीसीसीआई ध्यान दे रहा है वही जो उसको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है, जो जय शाह, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। इसके क्या परिणाम होंगे, क्या दुष्परिणाम होंगे, ये मैं अपने कार्यक्रमों में आगे आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं इन चकाचौंध बड़ी दुनिया के बीच में और उन तमाम दर्शकों के बीच में जो दर्शक, जो युवा क्रिकेट देखते हैं, उनको इस बारे में जानना चाहिए। और शुक्रिया आज की इस पहली कड़ी को देखने के लिए। अभी इसमें और भी जानकारियां हैं जो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से देने की कोशिश करूंगा। मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया।